टॉपिक है वो है नेमेटोड्स यानी सूत्रकृमि। सूत्रकृमि वो होते हैं जिनकी संरचना धागे जैसी होती है और फसलों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। नेमेटोड्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। ये क्वेश्चन आता है हर बार कि नेमेटोड्स है वो किस भाषा का या किस लैंग्वेज का शब्द है, तो वो है ग्रीक का। यह 2 शब्दों से बना है। कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों से बना है। नंबर 1 नेमा, नेमा का अर्थ होता है थ्रेड या धागा। नंबर 2 आइडस, आइडस का होता है रूप से, यानी धागे जैसा रूप। इसका अर्थ हो गया सूत्र संदर्श्य, यानी एक सूत्र के समान संरचना। सूत्रकृमि, जो सूत्रकृमि है उसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? उसका नाम है इलवर्म। इलवर्म के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन आता है इलवर्म के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो है सूत्रकृमि को। इसका जो शरीर होता है वो सर्पिलाकार होता है, यानी एक सांप के जैसा आकार होता है। सामान्य रूप से गोलकृमि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सामान्य रूप से गोलकृमि भी कहते हैं। अनुप्रस्थ जब काटते हैं तो यह वर्ताकार होता है, यानी जब इसका सेक्शन काटा जाता है तो यह वर्ताकार रूप में होता है। जो इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ नेमेटोड्स, सूत्रकृमि की जो परिभाषा है वो क्या है? सामान्यतः सूक्ष्म कृमि संदर्शीय और त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तर वाला। तो इसका शरीर होता है वो 3 स्तर का होता है। द्विपार्श्व, यानी दोनों तरफ चल सकता है ये। द्विपार्श्व बहुकोशिकीय खंडों वाला, यानी बहुत सारे कोशिका युक्त, खंडों युक्त या खंडहीन होता है। अकोशिकीय जीव है, यानी इसमें कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती है। यह जल में भी पाया जाता है और मृदा में भी पाया जाता है, और यह मृतजीवी भी रह सकता है या किसी के ऊपर जीवित फॉर्म में भी उपस्थित रहकर अपना भोजन ग्रहण कर सकता है। तो इसकी परिभाषा है सामान्यतः सूक्ष्म जीव या कृमि संदर्शीय त्रिस्तरीय संरचना, द्विपार्श्व बहुकोशिकीय खंडहीन अकोशिकीय जीव जो जल, मृदा और मृत जीवी में और ऊपर जीवित रहता है, वह सूत्रकृमि कहलाता है। नेक्स्ट है पादप रोगजनक सूत्रकृमि की सामान्य जो संरचना होती है, उसकी आकार होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट पैथोजेनिक्स नेमेटोड्स। सूत्रकृमि का जो शरीर होता है वो खंडहीन होता है, यानी बिना खंड वाला होता है। लंबा और बेलनाकार होता है, कृमि रूपी होता है और द्विपार्श्व युक्त होता है। दोनों सिरों से चल सकता है। दोनों सिरों पर नुकीला भी होता है। तंतुओं की भांति सूंड होता है, यानी एक तंतुनुमा जो सूंड होता है वो इसमें उपस्थित रहता है। सूत्रकृमि का जो आकार होता है वो तंतु रूपी तथा मेल नेमेटोड्स में पार्श्व सिरा वक्रित, यानी जो मेल सिरा होता है वो थोड़ा कुंडली के आकार होता है, यानी थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। सूत्रकृमि के शरीर भित्ति पर चिकनी वल्य पाई जाती है, यानी जो सूत्रकृमि होता है उसकी जो शरीर भित्ति होती है ऊपर वाली, वो बिल्कुल चिकनी वल्य आकार की होती है तथा मोटी होती है, 34 mm क्यूटिकल की, और 4 वल्य पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य पेशी कोशिकाएं भी उपस्थित होती है। सूत्रकृमि होता है उसकी जो बॉडी कैविटी होती है या देह गुहा होती है वो कूट गुहा पाई जाती है, यानी इसमें जो गुहा पाई जाती है वो कूट गुहा पाई जाती है। क्वेश्चन आता है सूत्रकृमि में कौन सी गुहा पाई जाती है, तो कूट गुहा पाई जाती है। जो इसकी क्यूटिकल होती है उसकी मोटाई कितनी होती है? 34 mm होती है, जिससे कोशिकाओं में बहुत अधिक रिक्तकहें पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है सूत्रकृमि में परिसंचरण जो तंत्र होता है वो उसमें 9 अंग तंत्र भी या उनका अमाप पाया जाता है, यानी 29 अंग तंत्र पाए जाते हैं। जो सूत्रकृमि का परिसंचरण तंत्र होता है उसमें 29 अंग तंत्र पाए जाते हैं। टोटल जो अंग होते हैं वो 29 होते हैं। सूत्रकृमि में पाचक तंत्र एक सीधी सरल नलिका के रूप में होता है, यानी जो भोजन का पाचन करता है वो एक सीधी नलिका के रूप में पाई जाती है। इसमें ग्रासिका, ग्रास नली लंबी और त्रिस्तरीय होती है, यानी इसमें जो ग्रसिका होती है और ग्रास नली होती है वो लंबी और 3 स्तर वाली होती है। सूत्रकृमि में उत्सर्जन तंत्र पार्श्व रेखाओं पर मिलने वाली नालों या ग्रंथि सदृश अंगों का बना होता है। वह ज्वाला कोशिकाएं फ्लैम सेल्स भी उपस्थित होती है। इसमें सूत्रकृमि में पूछा जाता है फ्लैम सेल्स किस में पाई जाती है, तो वो एक ही जीव में पाई जाती है, वो है सूत्रकृमि। उसी में ही फ्लैम सेल्स पाई जाती हैं, यानी ज्वाला कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो पार्श्व सिरों पर होता है। सूत्रकृमि में तंत्रिका तंत्र का
एक परिग्रासिका तंत्रिका वल्य भी उपस्थित होता है और तंत्रिका रज्जुओं का बना होता है। यानी जो सूत्रकृमि होता है उसका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो परिग्रसिका तंत्रिका वल्य का बना होता है और तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। संवेदी अंग शरीर के दोनों सिरों पर होते हैं, यानी जो संवेदी अंग होते हैं जो महसूस कर सकते हैं वो दोनों सिरों पर उपस्थित होते हैं। निकट में छोटे आकार के पतले पेपिल्स पाए जाते हैं और उसके दोनों सिरों पर छोटी पेपिल्स भी पाई जाती है जिसे द्विक या एम्फिड भी उपस्थित होती है। दोनों सिरों पर द्विक व एम्फिड भी उपस्थित होती है। सूत्रकृमि में मेल व फीमेल अलग अलग होते हैं, यानी नर और मादा उनका आकार और उनमें अलग अलग संरचना पाई जाती है। सूत्रकृमि एक लिंगाश्री प्रकृति के होते हैं, यानी एक लिंग वाले ही होते हैं। मादा में अपेक्षाकृत जो मादा होती है उसकी अपेक्षा नर छोटा होता है। जनन ग्रंथियां एक या दो जनन नलिका उपस्थित पाई जाती है। नर जनन जो होते हैं वो वाहिनियां अवयस्क में खुलती है। जो मादा जनन वाहिनियां होती है वो पृथक जनन रंध्र में खुलती है। यानी नर में एक जो नर होता है उसका आकार छोटा होता है और जनन ग्रंथियां एक या दो जनन नलिकाओं में ही पूर्ण हो जाती है, लेकिन मादा में पृथक पृथक जनन अंग व रंध्र पाए जाते हैं। मादा सूत्रकृमि अंडे उत्पन्न करती है, यानी जो आगे संतति का जो बढ़ाने का कार्य है वो मादा करती है। इसीलिए यह अंड जरायुज व जरायुज दो प्रकार की होती है। जो मादा होती है वो अंड जरायुज और जरायुज दोनों ही प्रकार की होती है। अंडे भी दे सकती है और डायरेक्ट विदलन की क्रिया भी हो सकती है। सूत्रकृमि में लैंगिक द्विक पाई जाती है, यानी जो सूत्रकृमि होते हैं उसमें द्विक लैंगिक द्विक पाई जाती है, यानी नर मादा का रूप धारण कर सकता है और मादा नर का रूप धारण कर सकती है। यह स्पष्ट रूप से निषेचन नहीं करते, लेकिन आंतरिक या विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। ये जो निषेचन है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, लेकिन इनमें जो निषेचन की क्रिया होती है वो आंतरिक भी हो सकती है और विकास और परिवर्धन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। सूत्रकृमि का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है, यानी जो सूत्रकृमि होती हैं उसकी जो अवस्थाएं होती है वो 4 प्रकार की होती है। लार्वा स्टेज, फर्स्ट मैच्योर्ड, प्रथम निर्मोचन, अंडे के स्फोटन से पहले उस अंडे में ही हो जाती है, यानी जो प्रथम स्टेज होती है वो अंडे के भीतर ही पूर्ण हो जाती है और द्वितीयक स्टेज वो धारण कर लेता है जब डिंबक एग स्नेल से भीतर ही पूर्ण कर लेता है, यानी जो प्रथम स्टेज होती है वो अंडे के भीतर ही स्फोटन क्रिया द्वारा पूर्ण कर लेता है। नेक्स्ट है जो अपने सिलेबस में है, 3 प्रकार के सूत्रकृमि हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं मुख्य रूप से अपने सिलेबस में। तो उसमें है एग्मिना ट्रेटिसाई पहला। एग्मिना जो ट्रेटिसाई होता है यह ज़्यादातर गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाता है, यानी ग्रेमनी कुल की जो फसलें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का कार्य एग्मिना ट्रेटिसाई नामक सूत्रकृमि के द्वारा ही किया जाता है। यह सूत्रकृमि गेहूं की फसल में मुख्यतः रोग उत्पन्न करता है तथा इससे ईयर कोकिल डिजीज ऑफ वीट उत्पन्न होता है। यह लगभग जहाँ पर भी गेहूं की फसल लगाई जाती है वहाँ पर यह डिजीज़ उत्पन्न करता है। भारत में सर्वप्रथम जो सूत्रकृमि थे उनके द्वारा जो डिजीज़ उत्पन्न की गई थी वो ईयर कोकिल डिजीज़ ही उत्पन्न की गई थी और इसकी जो खोज की थी वो 1919 में मिलने नामक वैज्ञानिक ने की थी पंजाब में। जो ईयर कोकिल डिजीज़ है उसको भारत में ममनी, धानक, गेगल के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग क्लेवीबैक्टर ट्रेटिसाई नामक जीवाणु के साथ उत्पन्न होता है, यानी सूत्रकृमि तो इसमें डिजीज उत्पन्न करता ही है, लेकिन यह डिजीज एक बैक्टीरिया के द्वारा भी उत्पन्न की जाती है साथ में, और वो बैक्टीरिया का नाम है क्लेवीबैक्टर ट्रेटिसाई। क्वेश्चन आता है ईयर कोकिल डिजीज ऑफ वीट में जो रोग उत्पन्न होता है वो सूत्रकृमि से होता है प्लस उसके साथ एक जीवाणु भी होता है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है क्लेवीबैक्टर ट्रेटिसाई। इस सूत्रकृमि द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण निम्न है। सिम्टम्स, यह जो डिजीज़ है या जो ईयर कोकिल डिजीज़ है इसके जो प्रथम लक्षण होते हैं वो 20 से 25 दिन पुराने, यानी जो नए पौधे 20 से 25 दिन के अंकुरित होते हैं उनमें यह डिजीज़ सर्वप्रथम दिखाई देता है, यानी नवोद्भिद सीडलिंग स्टेज में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। जो संक्रमित पौधे होते हैं उनका आधारीय भाग मर्दा के समीप से थोड़ा फूल जाता है, यानी जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होंगे या इन्फेक्टेड जो सीड के द्वारा नया पौधा 20 से 25 दिन का होगा उसका जो आधार भाग होगा, यानी जो ज़मीन को छूता हुआ बाहर निकलता है वो थोड़ा सा फूल जाता है तथा पौधे के तने का आधार भाग इनलार्जमेंट हो जाता है, यानी उसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। ऐसे पौधों से निकली हुई लीफ करली होती है और ऐसे जो पौधे होते
स्वस्थ पौधों की अपेक्षा संक्रमित पौधा बोना हो जाता है, यानी जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होता है वो बोना होता है, तथा रोगी पौधे की आकार में अधिक फैलाव होता है, यानी उसकी बढ़वार कम होगी लेकिन चौड़ाई उसकी बढ़ती रहेगी, यानी उसकी लंबाई में ग्रोथ कम होगी लेकिन मोटाई उसकी बढ़ती रहेगी। और टिलरिंग अधिक निकलती है, यानी जो साइड की ब्रांचें होती है वो ज़्यादा निकलती है, टिलरिंग स्टेज ज़्यादा निकलती है। रोगी प्लांट्स में छोटी गोलाकार व उभरी हुई गेल्स व पिटिकाएँ दिखाई देती है। रोग का प्रभाव स्पाइक पर दिखाई देता है। ये स्पाइक रूप पौधे की अपेक्षा 30 से 40 दिन बाद पहले, यानी जो प्लांट्स होंगे उसमें छोटी छोटी गोलाकार उभरी हुई जो गैल्स व पेटिकाएँ होती है वो दिखाई देती है स्पष्ट रूप से, और इसका जो प्रभाव होता है वो स्पाइक आने पर ही दिखाई देता है। यानी जब पौधा बड़ा हो जाएगा और स्पाइक निकल जाएगी तब इसके सिम्टम्स स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पौधे की अपेक्षा ये 30 से 40 दिन पहले, यानी जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होंगे वो जो एक स्वस्थ पौधा जो पूर्ण होना चाहिए उसका लाइफ साइकिल, उससे 30 से 40 दिन पहले ही इसके सिम्टम्स दिखाई दे देते हैं, यानी उसमें 30 से 40 दिन पहले ही स्पाइक बाहर निकल जाती है, यानी पक जाती है। जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनकी स्पाइक्स छोटी होती हैं और जो लीफ होती हैं वो आकार में चौड़ी होती है और अधिक समय तक हरी बनी रहती है। जो बाली होती है वो अधिक समय तक हरी बनी रहती है। बालियों में स्वस्थ सीड के स्थान पर कोकिल्स व गेगल या सूत्रकृमि पेटिकाएं नेमेटोड्स उत्पन्न हो जाते हैं, यानी जो इन्फेक्टेड बालियाँ होती हैं उनमें गेगल्स या सूत्रकृमि की जो पिट्टिकाएँ बन जाती हैं और वो बालियाँ हरी बनी रहती हैं। जो रोगी सीड्स होते हैं उनकी जो पिट्टिकाएँ होती है वो 1 से 5 तक बनती है, यानी उनकी जो संख्या होती है वो 1 भी हो सकती है और 5 तक भी हो सकती है। जो मुलायम आकार की व चमकीली गहरे हरे रंग की होती है, जो बाद में गहरे भूरे या काले रंग में परिवर्तित हो जाती है। इन पिट्टिकाओं या सूत्रकृमियों में डिंबक को कुछ समय तक जल में अगर भिगोकर देखा जाए, यानी जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं उसकी जो पिट्टिकाएँ बनती हैं अगर उन पिट्टिकाओं को जल में भिगोकर देखा जाए तो मृत तथा सफ़ेद महीन आकार की संरचनाएं दिखाई देती है उस जल में। यह सूत्रकृमि के डिंबक होते हैं। सूत्रकृमि के जो डिंबक होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जल में तैरने लग जाते हैं तथा पौध अवस्था में ये लक्षण दिखाई नहीं देते, यानी जो पौध अवस्था में है तब यह लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते कि ये किसकी वजह से डिजीज़ हुआ था। लेकिन जब बाली बन जाती है और उस बाली इन्फेक्टेड बाली को अगर पानी में डाला जाए तो उससे सफ़ेद रंग की मुलायम संरचनाएं बाहर दिखाई देती है, महीन पतले आकार की गति करती हुई, तो वो सूत्रकृमि होती हैं, यानी वो सूत्रकृमियों की द्वितीयक। नेक्स्ट है ईटियोलॉजी, रोग हेतु की। जो इसका पैथोजन है कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है एग्मिना ट्रेटिसाई है। जो कोजल ऑर्गेनिज्म दो हैं इसका कोजल ऑर्गेनिज्म एग्मिना ट्रेटिसाई है तथा इसका जो किंगडम है वो एनिमेलिया है। जो फाइलम है वो नेमेटोडा है। जो क्लास है वो सेंसरनेटिया है। ऑर्डर है वो टिलेनकिडा है। सब ऑर्डर है वो टिलेनकिडा है। जीन्स है वो एग्मिनिडी है। स्पीसीज है वो ट्रेटिसाई है। यानी क्वेश्चन आता है जो इसका ईटियोलॉजी है या इसका क्लासिफिकेशन है उसका वर्णन कीजिए, या क्लासिफिकेशन के बारे में बताइए कि इसका ऑर्डर कौन सा है, इसका जीन्स कौन सा है या स्पीसीज कौन सा है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल। जो सूत्रकृमि होता है उसका आकार व जीवन चक्र कैसा होता है। जो एग्मिना ट्रेटिसाई है उसमें प्रत्येक जो डिंबक होते हैं वो पतले होते हैं, बेलनाकार होते हैं, तंतुनुमा होते हैं और आगे का जो भाग होता है वो गोल और पीछे का भाग वह नुकीला होता है और पूंछ के आकार का होता है। सूत्रकृमि के शरीर में एक भीतर नलिका पाई जाती है, यानी जो सूत्रकृमि होते हैं उसके भीतर एक नलिका पाई जाती है जिसका आकार 9 से 11 नैनोमीटर लंबी होती है। यह खोखली नलिका सूल होती है, यानी जो खोखली नलिका होती है उसे सूल कहा जाता है। उसकी लंबाई होती है वो 9 से 11 नैनोमीटर होती है। सूल क्या होती है, डिंबकों के जो अंडे होते हैं सूत्रकृमि के उनको तोड़ने का कार्य करती है जिससे अंडे से नए सूत्रकृमि बाहर आ जाएं। या इस सूल का कार्य होता है भोजन अब्जॉर्ब करने के लिए या भोजन ग्रहण करने के लिए किसी उत्तक में भेदन का कार्य करती है, यानी इसे शुकिका या स्टाइलेट भी कहा जाता है। गुहिका के नीचे पाचन नलिका व कृषिका रस भी पाए जाते हैं। अग्र व पश्च बल्ब होते हैं। पश्च बल्ब आंत से जुड़ा होता है, यानी इसमें 2 बल्ब होते हैं, एक तो अग्र बल्ब और एक पश्च बल्ब। पश्च बल्ब होता है वो आंत से जुड़ा रहता है और मलाशय में होता हुआ गुद्दा भाग में खुलता है। अग्र पूंछ वाले सिरे को लगभग 50 नैनोमीटर की दूरी पर स्थित होता है। जो अग्र सिरा होता है, अग्र बल्ब होता है, वो जो सिर होता है उससे 50 नैनोमीटर की दूरी पर आगे स्थित होता है। पौधे व
जो छोटे होते हैं नर्सरी सूत्रकृमि होते हैं, बिल्कुल छोटे सूत्रकृमि होते हैं या वयस्क सूत्रकृमि होते हैं, उनकी जो मादा होती है उनकी जो माप होती है वो 3 से 5 नैनोमीटर लंबी होती है और सर्पिल आकार की होती है। किस आकार? जो वयस्क नर होता है वो मादा की अपेक्षा कम चौड़ा होता है। जो नर होता है वो मादा की अपेक्षा कम चौड़ा होता है, जिसका आकार 1.9 से 2.5 mm लंबा होता है, कृमि रूपी होता है तथा इसमें फिस्टल यानी वर्षण भी पाए जाते हैं। 1 या 2 घुमावदार होते हैं, यानी जो वर्षण होते हैं वो 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं और वो घुमावदार होते हैं। इस सूत्रकृमि के जो अंडे होते हैं वो 87 नैनोमीटर के होते हैं और जो लंबाई होती है वो 40 नैनोमीटर होती है, चौड़े होते हैं। द्वितीयक अवस्था होती है वो डिंबक अवस्था होती है, यानी जो दूसरी अवस्था होती है वो डिंबक अवस्था होती है। अंडे से निकलते ही 0.75 नैनोमीटर लंबी होती है। चौथी अवस्था में इसकी लंबाई 1.8 नैनोमीटर होती है, यानी जो चौथी अवस्था होती है उसमें इस सूत्रकृमि की जो लंबाई है वो 1.8 नैनोमीटर होती है। यह सूत्रकृमि गेहूं की बुआई के समय रोगी बीज द्वारा मुख्य खेत तक पहुंचता है, यानी जो सूत्रकृमि होता है वो मुख्य खेत तक संक्रमित बीज होता है उसके द्वारा ही पहुंच पाता है, या फसल कटाई के समय मृदा में गिर जाते हैं और उसके द्वारा नेक्स्ट ईयर यह फसल में संक्रमण का कार्य करते हैं। मृदा में नमी मिलने पर ये थोड़े कठोर हो जाते हैं, यानी जो सूत्रकृमि होते हैं मृदा में अगर हल्की सी नमी मिल जाए तो ये कठोर हो जाते हैं, यानी मृदु बन जाते हैं। और द्वितीयक अवस्था डिंबक इन पेटिकाओं में पूर्ण होते हैं, यानी जो द्वितीयक अवस्था होती है वो इन पेटिकाओं में ही पूर्ण होती है। मुलायम भित्तियों के द्वारा बाहर आते हैं, यानी जो मुलायम भित्तियाँ होती हैं उनके द्वारा ही यह डिंबक बाहर निकलता है और गेहूँ का जो बीज होता है वो 3 दिन में अंकुरण हो जाता है, यानी जो बीज होता है वो अंकुरित हो जाता है 3 दिन में, और अंकुरित होने के साथ ही यह डिंबक उसके साथ आरंभ कर देता है, यानी गति अपनी बढ़वार शुरू कर देता है। और चौथे दिन डिंबक मृदा में से इन पेटिकाओं से बाहर आ जाता है और भ्रूणीय सिरे में, यानी जो ऊपर वाला भाग होता है सीड का भ्रूणीय सिरा, उसमें प्रवेश कर जाता है। प्रवेश होने वाले डिंबक 6 दिन में भ्रूण तक पहुंच जाते हैं, यानी भ्रूण में प्रवेश होने के बाद 6 दिन तक उस भ्रूण वाले भाग तक पहुंच जाता है यह सूत्रकृमि। उसके बाद वर्धन शिखा, यानी जो ग्रोइंग पॉइंट्स होता है पौधे का, उसके साथ यह वृद्धि करता है तथा ग्रसित पौध की वृद्धि के साथ साथ ऊपर पहुंच जाता है, यानी पौधे की जैसे जैसे वृद्धि बढ़ती जाती है तो यह सूत्रकृमि भी उस वर्धन भागले भाग पर स्थित होकर ऊपर की ओर ग्रोथ करता है और बढ़ता रहता है। वर्धन शिखा पर यह डिंबक बाहरी परजीवी के रूप में भोजन करता है, यानी वर्धन शिखा पर तो यह जब तक पहुंचता है तब तक तो यह बाहरी जीवों से ही अपना भोजन ग्रहण करता है, लेकिन 90 दिन बाद शीर्ष विभजोतक यानी एपिकल मेरिस्टेम में विकसित हो जाते हैं। 90 दिन बाद यह पौधे के अंदर वाले भाग में स्थित हो जाता है, यानी शीर्ष विभजोतक में प्रवेश कर जाता है और पुष्पीय भाग में संक्रमण कर देता है। यानी जब तक पौधे की ग्रोथ होती है तब तक तो यह सूत्रकृमि उसके शीर्ष भाग पर बैठा रहता है और बाहरी परजीवियों से अपना भोजन ग्रहण करता है, लेकिन 90 दिन की जब फसल हो जाती है तो यह पुष्प वाले भाग में संक्रमण का कार्य कर देता है और वहाँ पर शीर्ष विभजोतक में प्रवेश करके इन्फेक्शन करता है, यानी वहाँ पर अपनी नई प्रजाति बढ़ाता है और अंतः परजीवी एंडोपैरासिटिक के रूप में भोजन ग्रहण करता है। पुष्पीय ऊतकों में 3 से 5 दिन में सेकंड अवस्था डिंबक व 3 से 4 निर्मोचन अवस्था पर पार कर लेता है, यानी पुष्पीय जो अवस्था होती है उसमें 3 से 5 दिन में सेकंड स्टेज वह पूर्ण कर लेता है और 3 से 4 निर्मोचन की अवस्थाएं भी पार करने के बाद यह वयस्क नर के या मादा रूप में बन जाता है, यानी इसकी जो निर्मोचन की क्रिया होती है वो पुष्पीय भाग में ही पूर्ण होती है 3-4 दिनों में, और संक्रमित सीड गैल में परिवर्तित हो जाती है, यानी जो जहाँ पर यह सूत्रकृमि स्थित होता है और वो जो संक्रमित सीड होता है उसमें थोड़ा परिवर्तन आने लग जाता है और वो सीड कुछ ब्लैक कलर का होने लग जाता है। नर और मादा में क्रॉस करने के बाद नर मर जाता है, यानी नर और मादा में फर्टिगेशन की क्रिया होने के बाद नर की मृत्यु हो जाती है और प्रत्येक मादा सूत्रकृमि 10 दिन में 2000 अंडे देती है। यह मादा सूत्रकृमि होता है जो सीड के अंदर प्रवेश कर जाता है और सीड के अंदर ही स्थित रहता है और वहाँ के भ्रूण भाग से ही अपना भोजन ग्रहण करता रहता है और वहीं पर यह क्रॉस की क्रिया होती है इसमें नर और मादा में। नर और मादा में क्रॉस होने के बाद में नर मर जाता है और मादा 10 दिन के बाद 2000 अंडे देती है। ये अंडे शीघ्र ही फूट जाते हैं और यह फूटने के बाद विभिन्न अवस्थाएं धारण कर लेता है।
तीसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था आती है और तीसरी अवस्था में डिंबक में नर और मादा देखे जा सकते हैं, यानी तीसरी अवस्था में सिर्फ आप नर और मादा को देख सकते हैं। बाद में हरी पिटिकाएँ भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है और काली होकर कड़ी हो जाती है, यानी जो सीड होता है वो बाद में हरी पिटिकाएँ जो होती है, बाली होती है, वो कड़ी हो जाती है, यानी थोड़ी मजबूत हो जाती है और ब्लैक कलर की हो जाती हैं और उसमें ब्राउन कलर आता है पहले, फिर ब्लैक आता है। इस प्रकार सूत्रकृमि के संपूर्ण जीवन चक्र की अवधि द्वितीयक अवस्था से डिंबक के लेकर द्वितीयक अवस्था तक, यानी जो द्वितीयक अवस्था थी संक्रमण की, जो नुकसान पहुंचाती है सूत्रकृमि, वहाँ से लेकर वापस क्रॉस नया सूत्रकृमि पैदा होने तक, यानी द्वितीयक अवस्था आने तक जो दिन लगते हैं वो कितने लगते हैं? 105 से 114 दिन। एक जो पूर्ण पेटिका होती है लीफ गैल में, उसमें 25 सूत्रकृमि विभिन्न परिवर्धन अवस्थाओं में उपस्थित होते हैं। जो काली बीज पेटिकाएं होती है उसमें 3000 से 30,000 तक डिंबक पाए जाते हैं, यानी जो सीड होता है संक्रमित उसमें 3000 से 30,000 तक डिंबक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डिजीज साइकिल। जो डिजीज साइकिल होता है, एक सूत्रकृमि के जो डिंबक होते हैं वो गेहूं की पेटिकाओं में अधिक समय तक जीवित रहते हैं, यानी जो सीड होता है गेहूं का उसके अंदर अधिक लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। डिंबक की जो शुष्क परिस्थितियाँ होती है वो 28 वर्ष तक होती है, यानी एक डिंबक वो 28 वर्षों तक जीवित रह सकता है। लेकिन अगर उसे नम परिस्थितियाँ यानी थोड़ी सी भी नमी मिल जाए तो यह अवस्था 8 से या 9 या 14 वर्ष तक और बढ़ जाती है, यानी 28 के अंदर 14 और ऐड हो जाएंगे, यानी आगे बढ़ जाएगी। डॉक्टर वासुदेव और हिरानी ने 1950 में गेहूं में तंदू या पीली बाली या विगलन रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक थे उनको एक अविकल्पी रोग कारक संबंध बताते हुए परिभाषित किया था और उनके बारे में बताया था। उन्होंने ही जीवाणु और सूत्रकृमि की खोज की थी। जो जीवाणु था वो था क्लेवीबैक्टर ट्रेटिसाई और जो सूत्रकृमि था वो था एग्मिना ट्रेटिसाई। जो इसकी फेवरेबल इन्वायरमेंट है सूत्रकृमि की बढ़वार के लिए वो है सूत्रकृमि ठंडे मौसम में, नम मौसम में और अधिक तीव्र गति से वृद्धि करता है, यानी रोग उत्पन्न करता है। सूत्रकृमि जो होता है ना वो ठंड में और नम मौसम में अधिक रोग उत्पन्न करता है।